जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है एक्यूरेसी आईएएस में। यह हमारा यूट्यूब और टेलीग्राम का चैनल है @accuracy_is। यूट्यूब पे वीडियो है और टेलीग्राम पे नोट्स है। तो अभी हम प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं। अभी हम क्लास 12 वाली एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लास 12 में कुछ अलग टाइप है। तो क्लास 12 में जो पहली टाइप है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हम थोड़ा सा पहले बेसिक समझेंगे और उसके बाद हम इसका एक फॉर्मूला बनेगा, हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ लेना। इसके ऊपर अभी समझ लो आज का और एक लेक्चर जाएगा शायद, और या फिर लगा तो और एक लगेगा, ठीक है। और यहाँ से एक आध क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कि अगर यूपीएससी चाहे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछ सकता है। और अभी बता रहा हूँ ये क्लास 12 की एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। तो आउट ऑफ सिलेबस अगर बोलना चाहो तो बोल सकते हो, और यूपीएससी पूछ ले तो फिर आप जो बोलना है बोलो, यूपीएससी तो सुनेगा नहीं, ठीक है। तो अभी हम पहला इसमें थोड़ा बेसिक देखते हैं। अभी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशन मतलब क्या होता है कि पहला कोई कंडीशन दिया होगा कि इस कंडीशन में आप प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है। अभी तक हम जनरली नॉर्मल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे। अब यहाँ देखो, इफ वी हैव टू इवेंट्स फ्रॉम द सैम्पल्स सेम सैम्पल स्पेस, ठीक है, डज द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑकरेंस ऑफ द इवेंट अफेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। मतलब इसका कहना यह है कि अगर कोई इवेंट ऑकर हो जाता है, ये अफेक्ट करेगा क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब जो अगला इवेंट आएगा उसके प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है क्या। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन बाय टेकिंग अप रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो पहले हम एक एग्जांपल ले लेंगे और उसमें समझेंगे कि अगर कोई इवेंट पहले ऑकर हो चुका है और दूसरा इवेंट आता है तो उसका इम्पैक्ट गिरता है कि नहीं गिरता है। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं। हम एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं 3 फेयर कॉइन का। तो आपको 3 फेयर कॉइन का ये सैंपल सेट मालूम होना चाहिए। ट्रिपल एच, HHT, HTH, THH, HTT, THT और TTH, और ये आपका TTT। तो ये आ गया आपका सैंपल स्पेस। देखो अभी यहाँ पे कितने एलिमेंट है, ये टोटल आपके 8 एलिमेंट है। अगर मैं इस एलिमेंट की मैं प्रोबेबिलिटी निकालता केवल एक एलिमेंट की, देखो NS की वैल्यू क्या हो गई आपकी 8 हो गई। आपको मालूम है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे NS होता है, ऊपर NA होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसी का भी, अगर मैं किसी एक का प्रोबेबिलिटी निकालता हूं मैं सिंगल वाले का, तो मेरा ऑटोमेटिकली ए क्या हो जाएगा, मेरा ऑटोमेटिकली ए हो जाएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, इस अकेले एलिमेंट का या इस अकेले एलिमेंट का, ये ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 1/8 आ जाएगा। तो जो भी इच सैंपल पॉइंट है, ये सारे सैंपल पॉइंट है वो 1 से लेकर 8 तक, तो हर एक सैंपल पॉइंट का प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा, 1/8 बनेगा। तो अभी हम बेसिक समझ रहे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो हर एक का कितना बनेगा, 1/8 बनेगा। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं उसी का। अगर मैं ई को इवेंट लेता हूं मैं, ठीक है, ई मेरा इवेंट ले रहा हूं मैं। इवेंट क्या है, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर। ई मेरा अलग इवेंट है जिसमें कम से कम 2 हेड आएंगे, ठीक है। और एफ क्या है मेरा इवेंट, फर्स्ट कॉइन शोज टेल। पहले कॉइन पे क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। अब देखो मैंने ई है, ई पे क्या था, ई का मैंने सेट अलग बना लिया। देखो यहाँ पे हम जो प्रोसीजर देख रहे हैं यही प्रोसीजर हमको आगे करनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ई का सेट बनाया एटलीस्ट 2 हेड। देखो एटलीस्ट का मैंने आपको पहले भी मीनिंग बोला है, अभी भी बता रहा हूं। अभी एटलीस्ट 2 बोला है तो क्या होगा, या तो 2 के इक्वल होगा या 2 से बड़ा होगा। तो आपको एटलीस्ट 2 हेड बोला है। देखो ये इसमें 2 हेड है, THH, HTH में 2 हेड है, दो दो, HHT में 2 है। देखो इसमें कितने हैं, 3 हेड है। या तो 2 हेड हो या तो 2 से ज्यादा। तो 2 से ज्यादा कितने हेड है, 3। आपका यफ क्या है, यफ है आपका फर्स्ट कॉइन पे टेल आना चाहिए। देखो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी कॉइन है, तो पहले कॉइन पे टेल। देखो ये फर्स्ट पे टेल आ गया, फर्स्ट पे टेल, फर्स्ट पे टेल और फर्स्ट पे टेल, और फर्स्ट पे टेल आएगा। इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हमने जैसे ई में कितने हमारे पॉइंट्स है, देखो जो हमारा ई है, ई में 4 पॉइंट दिए, ठीक है। तो ई का टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे आएगा, फिर हम बस समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हमें तो वो क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करना आता है NE/NS के हिस्से, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा समझने के लिए हम इसको थोड़ा डिटेल में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे देखो ये सारे है तो सबका प्रोबेबिलिटी आएगा। अभी हमने देखा हुआ है कि ये सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट का प्रोबेबिलिटी क्या आता है, 1/8। ये भी सिंगल एलिमेंट, इसका 1/8, इसका 1/8 और इसका 1/8। इन सब का क्या होगा, एडिशन होगा, तब ई का आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगा। तो 1/8 कितनी बार आया, 4 बार आया, तो 4 × 1/8 तो 1/2 आ गया। इस तरीके से आपने पी का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया। अब आप पीएफ का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे। पीएफ में भी 4 एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट का क्या आएगा, हर एक का 1/8 1/8 1/8 ऐड करना है। देखो हमें प्रॉब्लम इस मेथड से नहीं सॉल्व करना है, हमें प्रॉब्लम फॉर्मूला से सॉल्व करना है, ठीक है।
तो 4 इंटू 1/8 ये भी 1/2 आ गया, तो आपने पी एफ का भी निकाल लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, हमें ई और एफ का इंटरसेक्शन निकालना है। देखो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन का सिंबल है इसको क्या बोला जाता है, एंड बोला जाता है। जैसे ई इंटरसेक्शन एफ है, इसको ही आप क्या बोलोगे, ई एंड एफ। तो इसमें हमें क्या लेना पड़ता है, जो बोथ में कॉमन है उसको ही लेना पड़ता है। तो हमें ई और एफ के सेट में जाना पड़ेगा। देखो ये ई और एफ का सेट है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये ई और एफ का सेट है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा कॉमन कौन है। देखो अभी आप यहाँ पे कॉमन देखो, कॉमन कौन है यहाँ पे, आपका कॉमन है यहाँ पे टी। देखो दोनों में केवल यही कॉमन है, टी एच एच। तो मैंने यहाँ पे उसका सेट बना दिया। ठीक है, अब देखो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, इसके सेट में केवल एक ही एलिमेंट है, तो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा 1/8 आएगा। ठीक है, तो आपको क्या समझा, पहले तो एक अलग इवेंट दिया ई, फिर अलग इवेंट दिया एफ, हमने उसका सेट बनाया, उसका प्रोबेबिलिटी निकाला, फिर उसके इंटरसेक्शन का हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे। ठीक है, तो देखो स्टेप देखो, पहले वाले का, दूसरे वाले का, फिर इंटरसेक्शन का। अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अभी थोड़ा सा थ्योरी देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, नाउ सपोज वी आर गिवन दैट फर्स्ट कॉइन शोज टेल, मतलब एफ ऑकर्स, मतलब पहले एफ ऑकर हो गया, देन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ई, मतलब एफ हो जाने के बाद ई होगा कि नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको ये लाइन को समझना पड़ेगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कंडीशन क्या डाली कि एफ ऑकर्स, मतलब एफ वाला इवेंट हो चुका है, तब ई वाला इवेंट अगर हमें कराना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब फॉर एग्जांपल आप ये समझ लो कि जीएस का आपका पेपर हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद आप जो जीएस का पेपर आपने दे दिया, फॉर एग्जांपल जीएस का पेपर आपने दे दिया प्री का। ठीक है, उसके बाद आपको सीसैट का पेपर होने वाला है, तो आपका जीएस मतलब आपका फाइनल लिस्ट में नंबर आएगा कि नहीं आएगा, किस पे डिपेंड है। आपने जीएस का पेपर दे दिया, समझो आपका जीएस में आ गया 90। ठीक है, और आप सीसैट के पेपर में जा रहे हो, तो सीसैट के पेपर पे डिपेंड है कि जीएस का कट ऑफ क्या आएगा कि नहीं आएगा। अगर सीसैट का पेपर टफ आ जाता है तो क्या होगा, जीएस का कट ऑफ नीचे आ जाएगा और 90 पे भी आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपने सीसैट क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो ये उसी तरीके का कंडीशन यहाँ पे पुट कर रहा है, एक इवेंट हो चुका है, दूसरा का प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है, विद द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑकरेंस ऑफ एफ वी आर श्योर दैट द केसेस इन द फर्स्ट कॉइन डज नॉट रिजल्ट इनटू टेल। हमने ऑकरेंस विद इंफॉर्मेशन ऑकरेंस ऑफ एफ वी आर श्योर दैट द केसेस इन द फर्स्ट कॉइन डज नॉट रिजल्ट इन द टेल एंड शुड नॉट कंसिडर्ड व्हाइल फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो हमें क्या करना है कि हमें उसको मिक्स नहीं करना है। ठीक है, अब देखो दिस इंफॉर्मेशन रिड्यूसेस आवर सैंपल स्पेस फ्रॉम सेट एस टू सबसेट एफ। इसका मतलब क्या होता है, जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, हमें यस वाला सैंपल सेट लेते हैं हम। जनरली हम प्रोबेबिलिटी के लिए हमने देखा ना फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, समझो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, तो समझने के लिए यहां लिख देता हूं। ठीक है, जैसे कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते, कैसे निकालते हैं हम, एन ए बाई एन एस कर देते हैं हम। ठीक है, एन ए बाई एन एस कर देते हैं हम जनरली। तो यहाँ पे क्या बता रहा है ये कि आपको क्या बोला है, पहले कौन सा इवेंट होगा, पहले एफ होगा। तो एफ के केस में आपका जो सैंपल सेट रहेगा वो यस ही रहेगा, मतलब जो मेन सैंपल सेट है वही रहेगा। तो आप एफ का प्रोबेबिलिटी नॉर्मल मेथड से कैलकुलेट करोगे, कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका आएगा ये एफ इज इक्वल टू एन एफ बाई एन एस। आपने नॉर्मल मेथड से ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लिया। लेकिन जब आपको ई का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, देखो पहले एफ हो गया, उसके बाद ई होने वाला है, तो ई का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे आप, क्योंकि ई का प्रोबेबिलिटी आपको निकालना पड़ता है केवल एफ से, क्योंकि आपने पहले इवेंट तो एफ करा लिया। अब देखो जीएस तो आपने पेपर करा लिया, बराबर है, जीएस तो पेपर करा लिया, जीएस के मार्क हो गए फाइनल। अब सीसैट के जो मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से आपका फिक्स हो जाएगा कि आपका प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, तो बाद में तो ऐसा नहीं होगा ना कि जीएस, तो हमें बस ये समझना है कि हमारा ई के लिए सैंपल सेट क्या बनेगा, ई के लिए सैंपल सेट बनेगा एफ वाला सेट। ठीक है, हमें ई बाद में होने वाला है, सेकंड इवेंट ई होने वाला है, तो उसके लिए हमको एफ वाले को सैंपल सेट लेना पड़ता है। ठीक है, एफ वाले को हमें सैंपल सेट लेना पड़ता है। तो अब यहाँ पे आप देखते हैं हम, इन अदर वर्ड्स additional information really amounts to telling us that situation may be considered as being that of new random experiment for which the sample space consists of all those outcomes only which are favorable to occurrence of f। मतलब हमें उनको लेना पड़ेगा जो f में से आएंगे। ठीक है, और
यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। देखो फॉर्मूला डिराइव करने के बाद ये हमें थियरी कोई ज्यादा फायदे की नहीं है, ठीक है, हमें वो फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, नाउ नाउ द सैंपल पॉइंट एफ विच इज फेवरेबल टू ई। देखो अभी एफ वाले में क्या था, देखो ई का इवेंट क्या बोलता है, एटलीस्ट टू हेड होना चाहिए। देखो अब ये देखो ई वाले का कंडीशन है, ई वाले का कंडीशन है एटलीस्ट टू हेड होना चाहिए, लेकिन ई के लिए हमें कौन सा सैंपल स्पेस यूज करना है, ई के लिए हमें एफ वाला सेट यूज करना है। तो एफ वाला सेट क्या था, देखो एफ वाला सेट था आपका टी एच एच, ठीक है, और आपका था टी एच टी, ठीक है, और आपका टी टी एच, और आपका टी 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 है। तो हमें ई के लिए केवल एफ में से देखना पड़ता है, कंडीशन अगर प्रोवाइड कर दिया तो देखो एटलीस्ट टू हेड, तो टू हेड वाला केवल एक है ये, तो हम उसको एफ वाले सेट से देखते हैं। तो आपका ये हो गया यहाँ पे टी एच एच। तो देख लो जो पहला इवेंट होता है, पहला कौन हुआ था, एफ हुआ था, तो एफ के लिए सैंपल स्पेस आप किसको लोगे, यस को लोगे। और सेकंड इवेंट कौन सा होने वाला है, ई होने वाला है, तो ई के लिए सैंपल स्पेस में कौन लेना है, बस आपको एफ लेना है, एफ में से सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा यहाँ पे, तो आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा यहाँ पे, देखो एफ में कितने एलिमेंट थे, एफ में 4 एलिमेंट थे, ठीक है, और ई में कितना एलिमेंट आ गया, 1। तो हम जब इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंसीडरिंग एफ हैज ऑकर्ड, तो देखो एफ में कितने एलिमेंट है, 4, तो वो नीचे आएगा, और ई में कितने हैं, 1, तो आपका प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट इवेंट ई हैज ऑकर्ड, देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, हम कैसे लिख रहे हैं, इवेंट एफ हो चुका है, ऑकर्ड, ठीक है, हमारे यहाँ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो जब हम इस तरीके से वर्डिंग होती है, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है या उसका मीनिंग होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसको हम पढ़ेंगे कैसे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ ऑकर्ड, ऑलरेडी ऑकर्ड। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाली, ठीक है, ये वाली लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला बस। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, तो यहां से हमारा एक्चुअल फॉर्मूला बनेगा और वहां से हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां क्या बोल रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोल रहा है किसकी, ई की, और गिवन दैट एफ ऑलरेडी ऑकर्ड, डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट किया है, ये डिनोट जो किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये डिनोट किया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का E/F, ये क्या है, ई स्लैश है, ऐसा वर्टिकल स्लैश है, मैंने बीच में स्पेस जानबूझ के दिया ताकि आपको वो क्लियरली दिखे, नहीं तो बुक्स में कैसे दिया जाता है, बुक्स में ऐसे दिया जाता है E/F, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज हो जाता है ये, ठीक है, तो मैंने आपको दिखने के लिए वो थोड़ा स्पेस दिया उसमें, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एफ हो चुका है, एफ ऑकर्ड हो चुका है, उसके लिए आप एफ ऑकर्ड हो चुका है और आपको ई का प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। और ये देखो ये लाइन के बाद जो आता है वो कहां रहेगा, और ये लाइन के पहले वाला आता है वो कहां रहेगा, ये हमें देखना जरूरी है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें देखना है। अब हमें क्या करना है, देखो हमने ये एक निकाला हुआ था ऊपर, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होता है, जो एलिमेंट ई और एफ में क्या है, दोनों में कॉमन है, बोथ ई और एफ में कॉमन है, ठीक है। और यहां चाहिए तो मतलब बोथ वाला एक वर्ड ऐड कर लेना यहां पे, तो हमें ये चीज लगती है, ठीक है, क्योंकि आगे जाके हमें ये बनाना पड़ेगा। अब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है ई का, गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये आपने फॉर्मूला लिख दिया, इधर हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ फेवरेबल टू इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट टू फेवरेबल टू एफ। देखो जो एफ यहाँ पे बाद में आता है वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, आप समझ रहे हो, जैसे कि हमने लिखा है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F, तो यहाँ जो एफ होगा ये जाएगा डिवीजन में, आप हमेशा ध्यान में रखना, ये जो यहाँ एफ है दूसरा, जो यहाँ सेकंड आ रहा है ना स्लैश के बाद, वो डिवीजन में जाने वाला है, ठीक है। तो फॉर्मूला का रिप्रेजेंटेशन याद रखना कौन कहां पर है। तो हमारा क्या हो जाता है, इसको आएगा आपका P ब्रैकेट में E/F है, और ऊपर आ गया N, ऊपर आ गया E इंटरसेक्शन F, और नीचे आ गया NF। तो ये तो नॉर्मल नंबर्स में दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको NS से इसको डिवाइड करूंगा, इसको भी NS से डिवाइड कर दूंगा अलग करके,
तो ये फॉर्मूला बन जाता है प्रोबेबिलिटी का। ये यहाँ प्रोबेबिलिटी किसकी बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और इसका प्रोबेबिलिटी बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और डिवीजन में है। तो हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना कैसे है, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना कैसे है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, ये वाला। तो ये याद रखना बहुत आसान है, आपका हो गया ई स्लैश एफ है। ये आपको क्या करना है, जो बाद में आ रहा है उसका प्रोबेबिलिटी डिवीजन में डाल देना है, ठीक है, डिवीजन में। और ये दोनों है ना, यहाँ पे क्या है, ई और एफ है, यहाँ जो भी दोनों है उनका क्या करना है, ऊपर ऊपर इंटरसेक्शन लेना है बस, और उसका प्रोबेबिलिटी लिखना है, बस इतना करना है। ये नीचे का याद रखना, केवल नीचे का, नीचे किसको लेना पड़ता है, ये सेकंड वाले को लेना पड़ता है, ये वाले को, ये जो आपका यहाँ सेकंड दिया ना, ये इसको लेना पड़ता है आपको नीचे डिनोमिनेटर में। और जो ये स्लैश है, इस स्लैश को कैसे पढ़ते हो आप, ई स्लैश एफ है, इसको पढ़ा जाता है एज ई गिवन एफ। तो इसको रीड करने का तरीका है ई गिवन एफ, ठीक है। तो ये आपको अगर याद रहे तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं रहे तो आप स्लैश पढ़ लो, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका यही डेफिनेशन यहाँ पे फिर से लिख के दिया है। अब मुझे बताओ, अगर ये मुझे फॉर्मूला चाहिए, अगर ये डिनोमिनेटर 0 होगा तो आप आंसर निकाल पाओगे क्या, नहीं। तो इसलिए ये डिनोमिनेटर में जो है, यहाँ पी एफ है डिनोमिनेटर में, ये 0 नहीं होगा। तो ये प्रोवाइडेड इसका कंडीशन है। देखो यूपीएससी तो फॉर्मूला नहीं पूछेगा डायरेक्टली, ठीक है, तो हमें फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला पूछेगा तो साबित हो जाएगा कि क्लास 12 में दिया हुआ है, तो वो बिना फॉर्मूला दिए आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। देखो पहला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या दिया आपको, यहाँ पे पी एस एफ दिया है इज इक्वल टू 1। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा, देखो बाद में कौन आया एफ, तो उसका जाएगा डिवीजन में, और ऊपर कौन दिया है, यस और एफ दिया है। देखो यस मतलब सैंपल स्पेस है, एफ उसका छोटा सा पार्ट है, ठीक है। यस और एफ में देखो यहाँ पे यस बड़ा पार्ट है, उसमें से एफ लिया हुआ है, तो ये ऊपर का भी क्या बन जाएगा, पी एफ ही बन जाएगा, और नीचे का तो पी एफ है ही, तो ये 1 आ जाएगा। तो आप बस याद रखना कि अगर सैंपल स्पेस का आपको दिया जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, वो 1 ही आएगा। और आपका सेम इवेंट का अगर प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है कंडीशनल सेम इवेंट के साथ, तो उसका भी 1 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी एकदम सिंपल है, ठीक है। तो हमें ये प्रॉपर्टी बस समझने के लिए जरूरी है। अब देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको 2 चीजें दी है। पहली चीज क्या दी है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी स्लैश एफ दिया है। तो यहाँ क्या होता है मालूम है ना आपको, ए यूनियन बी का तो फॉर्मूला मालूम है, जिसको एडिशन थ्योरम बोलते हैं। हमारा एडिशन थ्योरम क्या था, ए यूनियन बी था, ठीक है, हमारा एडिशन थ्योरम। तो एडिशन थ्योरम क्या होता है, पी ए, ठीक है, प्लस पी बी माइनस क्या था आपका, पी एंड बी। तो क्या होता है यहाँ पे, ये जो एफ है ना, ये यूनियन को कंडीशन था, तो सबको कंडीशन अप्लाई हो जाता है। बस क्या होगा यहाँ पे, इसके कंडीशन के साथ निकालना पड़ेगा, इसके कंडीशन के साथ निकालना पड़ेगा, और इसके कंडीशन के साथ निकालना पड़ेगा, और सबको अप्लाई हो जाता है। तो हमें इस लेवल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, मतलब ये थोड़ा सा हाई लेवल का है, इस लेवल का प्रॉब्लम हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। बस हमें क्या करना है, हमें इसका थोड़ा सा अगर कोई शॉर्ट फॉर्मूला मिल जाता है तो हमें वो देखना है, ठीक है। तो वो उतना बन गया, ठीक है। तो ये तो हो गया उसके लिए। अब आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए मालूम है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए ए इंटरसेक्शन भी 0 हो जाता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा बस इतना सा पार्ट, ठीक है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए बन रहा है, ठीक है। बाद में आप चाहते तो मतलब इन सबको यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। ये कुछ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेशन दिया हुआ है, ये डेरिवेशन आपको कोई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये डेरिवेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, ये पूछेगा नहीं मोस्टली एग्जाम में, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं पूछेगा। अब देखो ये आपको नया दिया है, आपको जो सैंपल स्पेस होता है ना, वो क्या होता है, अगर सैंपल स्पेस में एक इवेंट हो रहा है, समझो अगर मेरा ये डाई है, डाई का क्या आता है 1 2 3 4 5 6 सैंपल सेट आता है, और अगर मेरा इवेंट ई है उसमें केवल मैं 1 2 3 लेता हूं, तो नॉट ई में मैं किससे लेना पड़ेगा मुझे, नॉट ई में, नॉट ई में मुझे 4 5 6 लेना पड़ेगा। वही बताता है कि इवेंट और उसका जो नॉट है, मतलब जैसे ई और नॉट ई का यूनियन लेता हूं, देखो अगर मैं इन दोनों का यूनियन ले लूंगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, तो वो सैंपल स्पेस बन जाता है। तो ये डायरेक्ट ये बन जाता है, ठीक है। और ये देख लेना, फिर इसका वही ऊपर हमने फॉर्मूला बनाया था, तो हमने ये है तो इसकी यस वैल्यू रख दी, तो यस हो गया और एफ हो गया, तो ये 1 हो जाएगा।
सैंपल स्पेस को अगर पहले लेते हो और वो किसी भी कंडीशन से निकालते हो तो वो आपका ये हो जाता है। आपको याद है हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का बनाया था, मतलब P प्लस P नॉट क्या बनाया था हमारा, 1 बनाया था। अगर मैं यहाँ पे मतलब इसको कंडीशन F लगा देता हूँ, इसको कंडीशन F लगा देता हूँ, तब भी ये 1 ही रहेगा। ठीक है, बस ये है। तो ये बस आपको प्रॉपर्टीज दिए हुए थ्योरी में, लेकिन ये थ्योरी के प्रॉपर्टीज हमें डायरेक्टली नहीं पूछेगा, वो अगर पूछेगा तो क्वेश्चन में एप्लीकेशन पूछेगा। ठीक है, अभी हम क्या करने वाले हैं, देखो अभी हमने ये फॉर्मूला सीखा हुआ है यहाँ पे बॉक्स में। ठीक है, ये जो हमने फॉर्मूला देखा हुआ है यहाँ पे बॉक्स में, हम इसी फॉर्मूला को ऊपर प्रॉब्लम देखने वाली, इतना सा फॉर्मूला। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको घुमा फिराएंगे और जो पुराने हमारे फॉर्मूले होंगे उनको यूज करेंगे। ठीक है, अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है। क्या दिया आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 9/13, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया आपको, 7/13 दिया। आपको क्या बोला, ये निकालो। देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं पूछेगा ऐसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालो या फिर मतलब ए स्लैश बी निकालो। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका, आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी ए स्लैश बी है, तो ये बी कहां जाएगा, केवल डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा ए और बी का। यहाँ ए और बी दिया है तो दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर लेना है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो ऊपर वाला है ना, ये ऐसे दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये ऊपर वाले को ऐसे लिख दिया 4/13। ठीक है, अब ये नीचे वाला कहां पे, नीचे वाला जो पीबी है वो डिवीजन में ही है, तो पीबी को क्या लिया मैंने, मतलब ऐसे लिख दिया 1/, अब ये समझ लो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं समझने के लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये P इंटरसेक्शन B हो गया। ठीक है, और ये जो नीचे B है, थोड़ा इधर ही लिख लेता हूं मैं। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ P इंटरसेक्शन B ऊपर है तो एज इट इज, और जो नीचे डिवीजन में उसको ऐसे लिख सकता हूँ PB। ठीक है, मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है, इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं इसलिए इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, तो कैलकुलेशन भी आसान हो जाता है, आपको दिखता भी आसान है। तो ये हो गया आपका, ये ऊपर वाला 4/13 हो गया, ये नीचे वाला हो गया 9/13, ये 13 कैंसिल, सीधा आंसर आपका 4/9 आ गया। तो हम आगे इस फॉर्मूला को इसी वे में रिप्रेजेंट करने वाले। ठीक है, ताकि हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए। अब ये देख लो आप, नेक्स्ट क्या है आपको, पी ए स्लैश बी निकालना है आपको, पी बी दिया है और ये इंटरसेक्शन दिया है। तो देखो आपको लगता भी क्या है, ऊपर इंटरसेक्शन लगता है, नीचे ये लगता है, ये आप कैलकुलेशन खुद कर लेना। ठीक है, तो ये आप होमवर्क की तरह कर लेना। अभी आपको क्या दिया, नेक्स्ट आपको ई और एफ दो इवेंट दिए हैं। ठीक है, और आपको क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.3, और इंटरसेक्शन दिया, और आपको ये निकालने के लिए बोल रहा है। ये भी क्वेश्चन आप होमवर्क कर देना। ठीक है, ये भी सेम फॉर्मूला से है, बस यहाँ पे आपको ये देखना है बाद में कौन आ रहा है, बाद में कौन आ रहा है, यहाँ पे एफ बाद में आ रहा है, यहाँ पे ई बाद में आ रहा है। ठीक है, और आपको एक चीज याद रखनी है, कौन सी चीज याद रखनी है, ई इंटरसेक्शन एफ और एफ इंटरसेक्शन ई दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो इसमें कोई आपको गड़बड़ नहीं करनी, बस गड़बड़ कहाँ होती है, जो ये आता है ये डिनोमिनेटर में जाने वाला होता है, तो इस पे बस चेक करना है आपको। ठीक है, बाकी गड़बड़ कहीं नहीं करनी है, ये प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखो हमें क्या किया, पी ए दिया है, पी बी दिया है, और हमें सॉरी हमें यहाँ पे पी ए दिया है 0.8, पी बी दिया है हमको 0.6, और पी बी स्लैश ए दिया है हमें 0.4। देखो ये हमारा हो गया हमें निकालना है इंटरसेक्शन बी, ये ए स्लैश बी और ये यूनियन बी। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि हमें ये वैल्यूज तो मिल गए। देखो हमें ये फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला क्या है, पी बी स्लैश ए, तो ये ए डिवीजन में जाएगा, ऊपर क्या आएगा, पी बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा, और हमने अभी देखा ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों सेम ही होता है। तो मैं क्या करूंगा, ये इंटरसेक्शन वाले को एक साइड में रखूंगा। ठीक है, बी ऐसे एक साइड में रहेगा, तो ये उधर जाके क्या बनेगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो मैं उसको मल्टीप्लीकेशन में लिख रहा हूं। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन में ऐसे बीच में डॉट, ये आगे मल्टीप्लीकेशन का थ्योरम आने वाला है, ये बीच में प्रॉब्लम आ गया तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, ये एक साइड में जाएगा ये, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.4 0.8 0.32 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.32। ठीक है, अब ये हमने देखा हुआ है अभी ऊपर, तो ये आप खुद कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ये आप खुद कैलकुलेट कर लेना। ये यूनियन वाला भी हमने देखा हुआ है, ये एडिशन थ्योरम। ठीक है, बस इसमें वैल्यू पुट कर देना, ये भी आप सॉल्व कर लेना। ठीक है,
अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं ये आपको बीच बीच में सॉल्व करने को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। जो आपको होता है ना, मतलब कि और क्वेश्चन सॉल्व करने को दो तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा सॉल्व करने का, मतलब होमवर्क की तरह ही। और ऊपर से आपको सॉल्व दिया हुआ है तो आपको क्रॉस वेरीफाई भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बस ये कर रहा हूं, जहां डुप्लीकेशन है ना, जैसे जो एक मेथड है उसका ही मैं आपको जो सेम प्रॉब्लम है या सेम मेथड है मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है। और सॉल्व नोट्स है तो आप डरना मत कि ये मतलब ये क्यों बोला, ये क्यों बोला, ऐसे मत सोचना, ठीक है। अब ये देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। अगर नया कुछ पार्ट होगा तो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, समझा के बताऊंगा। जहां सेम मेथड है, सेम कैलकुलेशन, वहां पे आपको लिख के सॉल्व करना है घर पे, ठीक है। और क्या कर लेना आप, जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद मैं जैसे टॉपिक रीअरेंज कर देता हूं ना, उसके बाद आप जेरोक्स निकाल लेना चाहिए तो टॉपिक का, ठीक है। वीडियो में देखो, वीडियो में मैं मतलब पढ़ा रहा हूं, जब नोट्स रीअरेंज कर देता हूं तो आगे पीछे हो जाएगा, तो वीडियो देख लेना, बाद में वो उस टाइप में चला जाता है, इजी टू टफ में, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सब कुछ हमने कवर किया होता है, ठीक है। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, ठीक है, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। देखो यहाँ पे क्या है, गिवन दैट बोला है, ये गिवन दैट वर्ड क्या बताता है, कंडीशन बताता है। तो आपको ऐसे गिवन दैट वगैरह ऐसे शब्दों पे फोकस करना है। तो गिवन दैट क्या बताता है आपको, कंडीशन बताता है। तो हम क्या करेंगे, बी फॉर क्या लेंगे, बॉय, जी फॉर गर्ल लेंगे। तो हमें क्या है, देखो यहाँ पे दो है ना, तो क्या बन जाएगा, जब दो है, हमने जैसे दो कॉइन का किया था, दो कॉइन का कैसे बनता है सैंपल सेट, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, वैसे बनेगा बी बी, बी जी, जी बी और जी जी। तो उसका सैंपल सेट बन गया ये। हमारा एनएस क्या बना यहाँ पे, एनएस हमारा बना 4। देखो ये एक नया टाइप है, इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो इवेंट कंसीडर करेंगे, ई और एफ, ठीक है। पहला इवेंट क्या है, देखो ये गिवन दैट के पहले एक कंडीशन दिया, एक सेंटेंस दिया है। क्या दिया है, गिवन दैट के पहले, देखो गिवन दैट जो है ना वर्ड, उसका मीनिंग है कंडीशन, और कंडीशन क्या है, गिवन दैट के बाद वाली कंडीशन आएगी, ठीक है। तो हमें क्या बोला, ई में बोला है बोथ बॉयज, तो हमारा ई क्या बनेगा, सेट बी बी वाला सेट बन जाएगा, बी बी। एक्चुअली ये एक ही है, ऐसे आप चाहते तो बी भी लिख सकते थे एक साथ, ठीक है, जैसे हम कॉइन का लिखते हैं। तो इसमें कितना एलिमेंट बन गया आपका, इसमें आपका एलिमेंट बन गया 1 एलिमेंट। अब आप देखो, जो गिवन दैट के बाद जो दिया है उसको क्या बोलोगे आप, कंडीशन, तो एफ से डिनोट होगा आपका वो। उसमें क्या है, एटलीस्ट वन चाइल्ड इज बॉय। देखो एटलीस्ट वन मतलब क्या है, देखो इसमें क्या है, एटलीस्ट वन है, इसमें एटलीस्ट वन है, जीबी में एटलीस्ट वन है, बीजी में एटलीस्ट वन है, और बीबी में कितना है, 2 है। तो एटलीस्ट का मतलब होता है, एटलीस्ट वन का मतलब होता है या तो एक हो या तो दो हो, तो हमारे इधर बन गए 3, तो हमारा ये बन गया। देखो हमें मालूम है, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने के लिए क्या लगता है, इंटरसेक्शन लगता है। तो अभी हम इसको इंटरसेक्शन को निकाल रहे। देखो दोनों में कॉमन क्या है, देखो दोनों में कॉमन क्या है, इधर बीबी है और इधर भी बीबी है, तो इधर आ गया आपका इंटरसेक्शन बीबी, ठीक है। अब ये देख लेना, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ एलिमेंट आ गया 1। अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों का प्रोबेबिलिटी निकाल के रख लेंगे। और प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, ई का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एन ई बाई एन एस, तो आपका 1/4। पी एफ क्या है आपका, एन एफ बाई एन एस 3/4। आपका पी ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, एन ई इंटरसेक्शन एफ आएगा, नीचे एन एस आएगा 1/4। अब हमें क्या करना है, हमें कंडीशन दिया गया उसके हिसाब से देखना है। हमें पहले क्या दिया गया, बोथ चिल्ड्रन, मतलब ये ई वाला दिया गया, और बाद में गिवन दैट क्या कंडीशन है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, मतलब एफ। तो हमें पहले किसे लेना है, ई को लेना है, बाद में एफ को लेना है। तो हमें निकालना है ई स्लैश एफ। तो ये क्या बनता है, ये बाद में जो आ गया वो तो नीचे चला जाएगा डायरेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ऊपर क्या आएगा, ऊपर दोनों का आएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये देखो ऊपर इंटरसेक्शन, नीचे ये, और मेथड ऐसे रख रहा हूं, इसका वैल्यू 1/4 है, और ये नीचे डिनोमिनेटर में तो इसको लिख रहा हूं 1/3/4। हमेशा ध्यान में रखना, अभी कैलकुलेशन का मेथड हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यही रहने वाला है, तो एक टेम्पलेट है यही रहेगा। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, यहाँ पे ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये स्टेप पे फोकस करना है। मैं ऐसी ये क्यों लिख रहा हूँ 4, तो आपका आंसर आ गया 1/3। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अब ये क्या करना है आपको, जैसे अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का भी टेम्पलेट सेम टाइप का है। तो ये आप होमवर्क करना, यहाँ पे डर मत जाना है कि यहाँ 10 कार्ड दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये मत देखना, यहाँ पे बस ये देखना कि कंडीशन कौन सा है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ई और एफ की जगह पे ए और बी आ गए, ज्यादा डरना नहीं है। तो ये आपको होमवर्क करना है, देखो हमें यही निकालना है, ठीक है।
तो ये आप होमवर्क कर लेना। बाकी मैंने यहाँ पे सॉल्व तो करके रखा हुआ है पूरा, और अगर नोट्स में कहीं पे भी कोई करेक्शन आपको लगे तो आप मेरे को सेंड कर देना, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है, इन अ स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट, आउट ऑफ 430 आर गर्ल्स, it is known that 430 out of 430 10% girls study in class 12. What is probability that student choose randomly studies in class 12 given that chosen student is girl? देखो ये प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्लास 12 में होनी चाहिए और गर्ल होनी चाहिए। ये गिवन दैट के बाद जो आएगा, देखो अगर हम इसको ई लेते हैं तो ये अब बन जाएगा। देखो ये हमारे 1000 स्टूडेंट मतलब एनएस हो गया 1000, ठीक है। हमें ई क्या, ई से हम क्या डिनोट करेंगे, क्लास 12 में है। देखो ये गिवन दैट के जो पहले आ गया है ये, इसको हम ई से दिखाएंगे, तो ये क्लास 12 वाला जो है वो ई हो गया हमारा, ठीक है। क्लास 12 वाला हमारा ई हो गया। अब जो गिवन दैट के बाद दिया, गिवन दैट के बाद क्या दिया, गर्ल होना चाहिए, ये हमारा हो गया एफ। तो हमें क्या करना है, हमें दिया गया गर्ल कितनी है, गर्ल हमारी है 430 गर्ल है, तो हमारा एन एफ हो गया 430। हमें देखो हमें क्या दिया, हमें ये निकालना है। अब हमें क्या दिया गया, इंटरसेक्शन दिया गया। इंटरसेक्शन क्या आएगा, ई और एफ का इंटरसेक्शन आएगा। ई मतलब क्या है, ई मतलब 12th वाली, ठीक है, ई मतलब 12th स्टैंडर्ड, और एफ मतलब क्या है, गर्ल। तो हमें दिया गया 10% लड़कियां 430 में से किस में है, क्लास 12 में। तो हम निकालेंगे 10% ऑफ 430, 10% मतलब 10/100 इंटू 430, ये 0 0 कट हो गया, ये 0 0 कट हो गया, 43 आ गया आपका, आ गया इंटरसेक्शन 43। आपको ये इनका प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, पीएफ का और ये इंटरसेक्शन का। इसका बनेगा आपका 430 डिवाइडेड बाय 1000। मैं इस तरीके से क्यों रख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये 1000 हमारा आगे जाके कट होने वाला है। और इसका कितना आएगा, इंटरसेक्शन का 43 डिवाइडेड बाय 1000। अब देख लेना हमारा यही फॉर्मूला है, ठीक है। ऊपर ये जो बाद में आ गया नीचे आने वाला है, ऊपर इंटरसेक्शन होने वाला है। देखो ये ऊपर का 43/1000, या आपका आ गया 1/430/1000, 1000 कैंसल, ये 43 कैंसल, यहाँ पे 1/10 आ गया। तो देखो क्वेश्चन का वर्डिंग बदला है और कुछ नहीं बदला है, ठीक है। क्वेश्चन का वर्डिंग बदला है और कुछ नहीं बदला है। अब हमें क्या किया गया, हमें अभी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन दिया गया, थोड़ा सा अब यहाँ पे थोड़ा बढ़ा के दिया है क्वेश्चन, ठीक है। हम इसको देखेंगे, अभी मेथड सेम ही रहने वाला है। हमें क्या बोला है, डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, हमने 3 टाइम डाई को कभी सॉल्व नहीं किया ज्यादातर, ठीक है। आपको बोला है ए और बी इवेंट है, क्या बोला है, ए पे क्या आएगा 4 ऑन थर्ड थ्रो, मतलब थर्ड थ्रो पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। और अब आपको बी का क्या दिया है, बी दिया आपको, बी दिया 6 ऑन फर्स्ट एंड 5 ऑन सेकंड थ्रो। आपको बोला है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, मतलब ये आपका ऐसे निकालना है, ऐसे आपको प्रोबेबिलिटी ए बाय बी। तो आपको क्या लगेगा, इंटरसेक्शन लगेगा और बी का प्रोबेबिलिटी लगेगा। आपने डाई को जब 3 बार फेंकते हो तो हमारा डाई का फॉर्मूला होता है, डाई का फॉर्मूला क्या होता है, एनएस का 6:n होता है। तो 3 बार फेंका है तो 3 आएगा आपका 216, तो एनएस का हो गया आपका वैल्यू 216। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है, हमने लेक्चर 1 में देखा था ये। अब हमें क्या करना है, जो 4 है वो किस पे आना चाहिए, थर्ड थ्रो पे, थर्ड थ्रो मतलब थर्ड डाई पे। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम सारे एलिमेंट नहीं लिख रहे, ये जो 216 एलिमेंट है हम नहीं लिख रहे, इतना लिखते बैठेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा। यानी हमको डायरेक्ट मिल गया। अब हम केवल ए का सेट बनाएंगे, ए के सेट में क्या है, यहाँ पे 4 आना चाहिए आखिर में। तो हम क्या लेंगे, अगर पहले डाई पे मैं 1 फिक्स कर देता हूं और तीसरे डाई पे मैं 4 फिक्स कर देता हूं, क्या होगा, ये बीच वाले का वैल्यू बदलेगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे वैल्यू बदलेगा। बाद में इस पे क्या करूंगा, इस पे 2 फिक्स कर दूंगा पहले पे, इस पे 4 फिक्स कर दूंगा, बीच वाले पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6 फिक्स आ जाएगा, ठीक है। वैसे पहले पे 3, इस पे 4 फिक्स कर दूंगा, फिर यहाँ पे बीच वाले का 1 से लेके 6 तक करोगे आप, इस पे 4 इस पे 4, मतलब मैं देखो थर्ड वाले का तो 4 फिक्स है, थर्ड जो डाई उस पे 4 फिक्स हो चुका है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले डाई पे क्या कर रहा हूं, मैं पहले डाई पे पहले 1 फिक्स कर रहा हूं, ठीक है, और बीच में क्या कर रहा हूं, जो सेकंड डाई है, सेकंड डाई पे मैं 1 से लेके 6 के नंबर लिख रहा हूं। फिर मैं पहले डाई पे क्या कर रहा हूं, 2 नंबर फिक्स कर रहा हूं, फिर 1 से लेके 6 तक लिख रहा हूं। ऐसे ये नंबर बन जाएंगे आपके, कितने नंबर बनेंगे इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए आपके नंबर बनेंगे 36 नंबर बन जाएंगे। तो आपका एन का देखो, और मैं आपको ये भी बता रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन आपको टाइम लग रहा है ना सॉल्व करने में, लोड मत लेना, एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछेगा, इतना लंबा या इतना सेट बनाने वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। ये बस प्रैक्टिस के लिए समझ लेना आप, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू आपका 36 आ गया। आपका बी क्या है, बी बोला आपको 6 ऑन फर्स्ट एंड 5 ऑन सेकंड,
देखो कंपलसरी क्या बोला आपको, ये 6 5 आएगा दोनों पे, तो ये तो फिक्स हो गया, तो केवल तीसरे का बदलेगा। तीसरे का कैसे बदलेगा, देखो ये दोनों का तो फिक्स हो गया, तीसरे का कैसे बदलेगा, 1 2 3 4 5 6, केवल 6 एलिमेंट आ जाएंगे। अब इंटरसेक्शन निकालोगे ए और बी का, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, 6 5 4 आएगा, केवल एक इंटरसेक्शन आएगा, उसका वैल्यू आएगा 1। देखो आपको ये निकालने को बोला है, तो आपको निकालना पड़ेगा क्या, पीबी निकालना पड़ेगा, ये डिवीजन में जाता है, और इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो ये 6/216, ये 1/216, वो कट नहीं करना है 216। देखो मैं यहाँ पे ना, मैं यहाँ पे ये काट मतलब ये काट छेट नहीं कर रहा हूँ, जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज रख रहा हूं। क्यों, क्योंकि आपका ये फॉर्मूला है, ठीक है, आपका पी ए, ये ए स्लैश बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। आप वहां पे देखोगे, वहां पे जाके ये 216 कट हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसलिए कट नहीं कर रहा हूं, तो ये कैलकुलेशन आप देख लेना, ठीक है। अभी कितना क्वेश्चन बचा हमारा, हम्म, हमारा शायद 2 क्वेश्चन बचा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, डाई का ही देख रहे हैं। देखो डाई 2 बार फेंकी है, आपको क्या बोला है, सम ऑफ नंबर्स अपेयरिंग ऑब्जर्व टू बी 6, सम क्या आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 अपियर्ड एट लीस्ट वंस। देखो पहले तो सैंपल स्पेस लिखोगे, डाई ट्वाइस फेंकोगे, तो ये सैंपल स्पेस हमने बनाया हुआ है स्टार्टिंग से, ठीक है, 1 1 1 2 ऐसे बनता है, ये 6 तक, तो ऐसे 36 है। तो देखो हमें क्या करना है, हमें पूछा गया इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो, किसका, इसका। तो ये आ गया आपका, ये ई बन गया, तो आपका ई बन गया, नंबर 4 कम से कम एक बार आना चाहिए। देखो नंबर 4 कैसे आता है, 1,4 2,4 3,4, फिर आ जाती 4 की सीरीज, 4,1 4,2 ऐसे, फिर आ जाता है 5,4 6,4, ऐसे 11 एलिमेंट है। चाहिए तो आप क्या कर लेना, यहाँ पे ऐसे खुद देख लेना ये, ठीक है। आप चाहिए ना, तो अगर ये सेट आप बना बना पाते हो, तो आपको दिख जाएगा कि ये वर्टिकल ये बन जाता है, और ये हॉरिजॉन्टली बन जाता है, 11 एलिमेंट है। तो आप एफ निकालोगे, एफ में क्या है, सम आनी चाहिए 6, सम 6 कैसे आएगी, 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, तो ये आ गया आपके 5। इंटरसेक्शन क्या आएगा, 2 4 4 2 आएगा, तो उसका आ गया 2। अब इनके आप प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे ये फॉर्मूला से, और हमें ये निकालना, ये प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट कर ली है, फिर आपका ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यू रख दोगे, फिर आप देखो मैं ये जानबूझ के वहीं वहां ऊपर नहीं कट कर रहा हूं, ये हो जाएगा। तो यहां से यहां का कैलकुलेशन आप देख लेना, क्योंकि ये क्या हो रहा है, आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन का मेथड आप प्रैक्टिस कर लेना। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक टाइप के क्वेश्चन एक ही जगह पे रख रहा हूं, ठीक है। आप हमेशा ध्यान में रखना कि मेरा प्रेफरेंस किस पे है, टाइप वाइज पढ़ाने पे है। क्योंकि अगर यूपीएससी को पूछना होगा प्रोबेबिलिटी में से क्वेश्चन, वो एक टाइप का एक ही क्वेश्चन पूछेगा, वो एक टाइप के 2 क्वेश्चन क्यों पूछेगा सेम पेपर में, आप समझ रहे हो। वो एक टाइप का एक ही क्वेश्चन पूछेगा, तो यूपीएससी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता एक ही टाइप के, वो तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर प्रोबेबिलिटी में अगर 10 टाइप है, उसको 10 क्वेश्चन पूछना है, तो प्रोबेबिलिटी के 10 टाइप का एक एक क्वेश्चन पूछेगा, एक टाइप का थोड़ी 10 क्वेश्चन पूछेगा। तो हमारा प्रेफरेंस किस पे है, हमारा प्रेफरेंस है टाइप वाइज पे। तो मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूं या प्रोसेस बता रहा हूं, वही कैलकुलेशन का प्रोसेस मैं बाद में आपको करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है। जो आप होमवर्क मांगते हो ना, वो होमवर्क की बजाय आप क्या करो, ये जो सॉल्व है ना, जहां मैं आपको बीच बीच में छोड़ रहा हूं ना, वहां पे आप पूरे नोट्स में से जाओ और उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। और जब टॉपिक कंप्लीट होगा, आप इसका प्रॉपर एक जो फाइनल कंपाइलेशन आएगा ना, उसका आप हर एक टॉपिक का जेरोक्स करके रख लेना आपके पास, या मतलब जैसे बुकलेट बना लेना या फोल्डर बना लेना, ठीक है। आप ये कर लेना इसको, या फिर आप इसको ये बोलते हैं ना, वो स्पाइरल बना लेना टॉपिक वाइज, ठीक है। या फिर बाद में उसमें जैसे टॉपिक आएंगे ऐड करते रहना। और ठीक है, अभी ये हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बस इतना पूरा। 2 क्वेश्चन बचे अभी, ठीक है। आपको क्या, आपको बोला है कि आपको ये पी ए यूनियन बी निकालना है। आपको दिया है 2PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 5/13, और आपको ये वैल्यू दी है PA इंटरसेक्शन बी। देखो आपको क्या है कि मैंने इसको अलग अलग लिख लिया है, 2PA इज इक्वल टू 5/13 है, 2PA इज इक्वल टू 5/13, या 2 उधर जाएगा, PA बचेगा 5/13 इंटू 2 5/26 हो जाएगा। ये देखो PB डायरेक्ट ये दिया हुआ है 5/13, तो मैं पहले उनको अलग अलग लिख ले रहा हूँ, ठीक है। आपको ये वैल्यू दिया है PA/B 2/5। आपको यूनियन पूछा है, यूनियन डायरेक्ट मिलता है कि हमें नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा इस फॉर्मूला में क्या आता है, इस फॉर्मूला में ऊपर आता है इंटरसेक्शन आता है हमारा, ठीक है। तो वो PA/B क्या है, PA इंटरसेक्शन B है, नीचे PB है, तो मैं इसको एक तरफ लिख रहा हूं इधर, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA/B मल्टीप्लाइड बाय PB। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका वैल्यू रख रहा हूं, इसका वैल्यू क्या क्या है, ये आपको मालूम है ना फॉर्मूला,
इसको एडिशन थ्योरम बोला जाता है, हमने पहले देखा हुआ है कल के लेक्चर में। तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं इसका वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ माइनस के बाद, तो ये यहाँ पे वैल्यू रख दिया। मैं इस तरीके से क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि ये आपका एक तरीके से नया फॉर्मूला बन गया, क्योंकि आपको ये है ना, ये इंटरसेक्शन बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो। ऐसे क्वेश्चन पूछ देखो, आपके जब क्वेश्चन का फॉर्मेट ये होगा समझने के लिए, ठीक है, जब आपके क्वेश्चन का फॉर्मेट ये होगा कि आपको ए दिया है, बी दिया है और ये दिया है, ठीक है, और ये पूछा है, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अगर आपको मालूम है आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके के जो मैं बना के दे रहा हूं बीच बीच में फॉर्मूले, आप तब यूज कर सकते हो जब जरूरत है। बाकी ये कैलकुलेशन तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया पी ए 5/26, ये आपका पी बी हो गया 5/13, यहाँ पे आपका आ गया ये पी ए स्लैश बी क्या है 2/5 है, और पी बी क्या है 5/13 है, ये कैंसिल हो गया। तो देखो अभी क्या है 5/26, 5/13, 2/13। आप इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिनोमिनेटर क्या है 26 है, तो इसको एज इट इज लिखा 5/26। अब इसको 26 करने के लिए क्या करूँ, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे भी 13 है, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 4, तो 5, 10 माइनस 4, और नीचे का डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया, डायरेक्ट लिख सकते हो। तो आपका हो गया 15 में से 4 गए 11/26। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। और ये क्वेश्चन आप अगर डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपके पास होता या आपको याद होता और ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछता तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाते। और यूपीएससी ऐसे डायरेक्ट वैल्यू नहीं देगा, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ। यूपीएससी यहाँ पे वर्डिंग में लेगा, ठीक है, वर्डिंग में क्यों लिखेगा, फिर बोलेगा कि ये हमने 10th लेवल का ही पूछा है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीए दिया है, पीबी दिया है और यूनियन दिया है और आपको ये पूछा है, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क कर लेना, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पूरा होता है, ठीक है। अभी भी देखो प्रोबेबिलिटी पे, अभी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं ना, अभी थोड़ा सा मतलब और बचा हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अभी हमारा ये चल रहा है। अभी हमारा बचा है प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होता है, ठीक है, उसके साथ ही हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट आता है, ठीक है, आगे वो आएगा, और फिर आएगा हमारा ऑड्स वाला, ठीक है। तो आप ये समझ लेना कि हमारा अभी ये टाइप्स बचा है, अभी ये चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन भी निकल सकता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, ठीक है। तो आप ये समझ लेना कि जो हेवी वेट टॉपिक होते हैं, जो डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूपीएससी नेक्स्ट ईयर यही टॉपिक पूछेगा, पहला तो सबसे पहले हटा देना दिमाग से, ठीक है। तो हमने जो मेन टॉपिक है, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, हमने नंबर सिस्टम कर लिया है, ठीक है, नंबर सिस्टम कर लिया है। फिर जो आपका डिविजिबिलिटी होता है, रिमाइंडर होता है, वो कर लिया है। एलसीएम एचसीएफ कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये होता है लीनियर इक्वेशन होता है वो कर लिया है, ठीक है। परमुटेशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, और अभी प्रोबेबिलिटी आप समझ लो 2-4 लेक्चर में हो ही जाएगा, ठीक है। जो आपका प्रोबेबिलिटी है वो 2-4 लेक्चर में हो ही जाएगा। उसके बाद में ये इतना कंप्लीट हो चुका है, तो ये हेवी वेट टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, हो चुके हैं लगभग। अब बस आपको ये करना है, इनके नोट्स प्रॉपरली आप जेरोक्स कर लेना या प्रिंट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप इसका क्या कर लेना, इसका मतलब सॉल्व करके प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लेना और इसके टाइप के शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक है। जो मैं नोट्स में लिखा के दे रहा हूँ ना, एज इट इज उतारना मत, जैसे मतलब ये स्टेप के बाद ये स्टेप करनी है, ये स्टेप करनी है, ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के रख लो, आपको जैसे याद रहे। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपको चीज वहां एग्जैक्ट मोमेंट पे याद नहीं आई तो बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से नोट्स बना लेना। और दूसरा ये है कि ये टॉपिक के बाद जो आपका होता है ना वर्क वाला, वर्क, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, इस तरीके के जो टॉपिक है आपके, तो ये टॉपिक मैं अगला सीसैट में चालू करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोड मत लेना, ठीक है, जहां जहां मतलब स्कोरिंग एरिया होता है वहीं से हम कराने वाले, ठीक है। तो अभी जैसे आपको बता होगा कि मैं अभी जैसे जीएस सब्जेक्ट के लिए मैं आपका मतलब वोटिंग ले रहा हूँ या पोल ले रहा हूँ, ठीक है। तो जीएस का जो पोल है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, जैसे इकोनॉमी है, पॉलिटी है, साइंस है, एनवायरमेंट है, उसके बाद आपका ज्योग्राफी है, तो ये पोल करा रहा हूँ मैं आपका। पोल इसी चैनल के टेलीग्राम चैनल पे @accuracy_is। अगर आपने वोट नहीं किया आप वोट कर देना। जो भी आपको सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है, देखो मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूँ, जो भी सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है या फिर ऐसा सब्जेक्ट कि जहां पे आपका स्कोर आने के बाद आपका प्रीलिम निकल जाएगा,
मतलब जीएस में, ऐसे सब्जेक्ट को आप ओट कर देना ताकि वो सब्जेक्ट पहले चालू हो जाए। और दूसरा चीज मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि मैं कोई भी सब्जेक्ट है ना, जैसे ट्रेडिशनल वे में लोग पढ़ाते हैं, या जैसे मतलब शॉर्ट नोट्स दे देते हैं, मतलब या बहुत बार ऐसा होता है कि बातें ज्यादा करते हैं, या मतलब ये बहुत कम पीरियड में खत्म कर देते हैं। जैसे ऐसा होता है कि कोई टीचर जैसे 15-20 दिन में मतलब कोई बुक 15-20 दिन में कोई सब्जेक्ट खत्म कर दिया, ऐसे करता है ना, मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ। देखो जो भी मैं सब्जेक्ट चालू करूंगा तो उसका टेम्पलेट यही रहेगा। मोस्टली आप ये समझ लो कि जैसे 1 आवर तक जीएस का अगर मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप यही समझ लेना यही टेम्पलेट रहेगा। तो मतलब वो धीरे धीरे चलता रहेगा। देखो मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, आपका जो बाकी स्टडी चल रहा है आप उसको रोकना मत, ठीक है। जैसे आपने कहीं कोचिंग लगाया होगा, ठीक है, कहीं पे कोचिंग आपका चालू होगा, या आपका सेल्फ प्रिपरेशन का टाइमिंग अलग होगा, आप उसको रोकना मत, ठीक है। आपको बस क्या करना है कि मैं थोड़ा 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 आपका करा रहा हूं, तो बाकी आप जो प्रिपेयर कर रहे हो वो कंटिन्यू करो, ठीक है। तो जीएस का भी हमारा टेम्पलेट यही होने वाला है कि वीडियो रहेगा प्लस उसका सेम पीडीएफ नोट्स रहेगा, ठीक है। और मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट है कि जो मतलब जिनको एक मतलब दिमाग में उनका एक रहता है कि मुझे मेरा हैंडराइटिंग वाला नोट्स ही पसंद आता है, तो आप फिफ्थ से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक नहीं हो कि आपको हैंड रिटन नोट्स आपके लिखने हैं। देखो यूपीएससी इज अबाउट क्लियरिंग। क्लियरिंग का मतलब क्या होता है, आप प्रीलिम क्लियर कर रहे हो, मेंस क्लियर कर रहे हो, इंटरव्यू क्लियर कर रहे हो, यूपीएससी इज अबाउट क्लियरिंग। और क्लियरिंग कैसे होता है, क्लियरिंग होता है आप प्रीलिम के क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। प्रीलिम के आप क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। उसके लिए आप क्या करो, मेंस के डायरेक्ट आंसर राइटिंग लिखो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अगर मैं आपको नोट्स दे रहा हूं प्रिंटेड में, ठीक है, उसके बना के दे रहा हूं, अब उसको आपका सबसे बड़ा काम क्या है नोट्स में, नोट्स में आपका सबसे बड़ा काम है कि आपको समझ में आने चाहिए कंसेप्ट, और कंसेप्ट समझ में आने के बाद उसका आपको समझ में आना चाहिए एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब कैसे कि आप कंसेप्ट को इंटरलिंक कैसे करके लिख सकते हो, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आपका बेसिक फोकस इन चीजों पे होना चाहिए, कंसेप्ट समझो, उसका एप्लीकेशन समझो, उसका इंटरलिंक करो, ठीक है। ना कि आप उसी नोट्स को लिखते बैठो, ठीक है। ज्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट का सबसे बड़ा मिस्टेक ये होता है, वो कोई भी कोचिंग लगाते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे यूजुअली कोई भी टीचर है ना, मतलब लिखवाता है, ठीक है। जैसे आपको हैंड रिटन नोट्स लिखवाए जाएंगे क्लासरूम में, और आपको बोला जाता है कि आपको मेंस के लिए आपका राइटिंग प्रैक्टिस रहेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो यूजलेस चीज है, क्यों? क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, ना आपका वो टॉपिक कंप्लीट होता है, ना आपकी कोई वो बुक कंप्लीट करता है। फिर क्या हो जाता है, फिर आप देते हो प्रीलिम, वो भी आप बहुत कम नोट्स होता है आपके पास, क्योंकि आप ट्रस्ट ज्यादा करते हो लोगों पे, ठीक है। तो आपके पास होता है सिलेबस कवर नहीं होता है, आपके नोट्स कम होते हैं, फिर आप बुक खुद प्रिपेयर करने जाते हो और बर्डन आ जाता है, तो आपका क्या हो जाता है, प्री हो जाते हो फेल। उसके बाद आपको देना होता है अगला प्री, वो निकला तो उसके बाद आप मेंस दोगे। तो आप मुझे एक चीज बताओ, आप कब करोगे कोई चीज, ठीक है। वो हैंड रिटन नोट्स लिख के क्या फायदा होगा आपका, कि अगर आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पाओगे या मेंस के लिए आपके आंसर राइटिंग नहीं होगे। तो आप ये समझ लेना 2014 से यूपीएससी से पेपर आप पकड़ोगे 2023 तक के, तो ये लगभग पेपर हो जाते हैं 10 ईयर के, ठीक है। अगर हम जीएस ऐसे और अगर हम ऑप्शनल का भी कंसिडर करें तो 7 सब्जेक्ट होते हैं, तो ये आपके टोटल हो जाएंगे 70 पेपर। ऑन एन एवरेज एक पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं, तो आपके हो गए 1400 क्वेश्चन। आप खुद देख लो, अगर आपको नेक्स्ट ईयर मेंस लिखना है, आपके पास मैक्सिमम कितना मंथ है। आप देखो वो प्री वाले पीरियड में आप तो मेंस के आंसर नहीं लिखोगे, मेंस वाले पीरियड में आप रिवाइज करने का सोचोगे, वहां मेन पेपर लगाने सोचोगे। ये जो भी आप 1400 क्वेश्चन करना चाह रहे हो, इसके लिए आपके पास कितना होगा, मैक्सिमम 7 मंथ का टाइम निकलेगा, आप अगर कितना भी कट टू कट निकालोगे। आप खुद देखो 1400 क्वेश्चन है, 7 महीना है, लगभग आपके पास 200 दिन है। अरे आप अगर इनका भी अगर करने जाओगे ना, मतलब आपको डेली का आप कम से कम है ना 6-7 क्वेश्चन भी निकालोगे, अगर एक एक सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन, तो आप 7 क्वेश्चन के अगर मेंस के आंसर लिखने बैठोगे ना, अगर मतलब प्रॉपर वो पढ़ना है, समझना है, उसके नोट्स रिवाइज करने, उसके शॉर्ट आपके पास वर्ड्स हो, उसके बाद आप आंसर लिखो, तो 7 क्वेश्चन लिखने में अगर आप आधा घंटा भी एक क्वेश्चन पे लगा लो तो 3.5 घंटा इसमें जाएगा आपका। तो बेटर ये है कि आप जो है ना जैसे क्लास नोट्स कोई लिखवा रहा है, वो लिख के क्या फायदा है, उससे बेटर कि 7 क्वेश्चन आप 3.5 घंटे में लिखो। और क्लास नोट्स में आपको पीडीएफ में दे रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं वही दे रहा हूं, ठीक है। तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क मत करो, ठीक है। मतलब मैं जो बता रहा हूं वही नोट्स आप छापो मत, मतलब वही नोट्स आप हैंड रिटन लिखो मत, वो टाइम वेस्ट मत करो। नोट्स जो भी मैं दे रहा हूं, मैथ का तो प्रैक्टिस करना है आपको,
बाकी जीएस का जो भी मैं नोट्स दूंगा या जो भी पढ़ाऊंगा वहां पे जो भी कीवर्ड्स है या कोई फैक्ट्स है या जो चीज आपको याद नहीं रहती बस उसका शॉर्ट नोट्स बना लो, या जो मतलब आपको लगता है कि यार ये एग्जाम में ऐसे स्पेसिफिकली कोई चीज पूछेगा जो मेरे को एग्जाम में याद नहीं आएगी या मुझे मतलब वो गलत कर बैठूंगा, ऐसी चीज आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसके भी की पॉइंट्स ही बनाओ। हर चीज वो डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना है। देखो यूपीएससी के जो मेंस होता है, मेंस में मैक्सिमम आपका वर्ड लिमिट होता है 250 वर्ड्स। 250 वर्ड्स अगर आप देखोगे ना, मैक्सिमम आपका 2 पेज हो जाता है नॉर्मल जो होता है ना यूपीएससी का उसमें, और वो होता है 150 टू 250 वर्ड होता है। आप उतने पॉइंट भी लिख नहीं पाते हो, की वर्ड लिखते हो, फिर उसमें एग्जाम्पल लिखना होता है। तो जब तक आप मेंस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्री के क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप कंपटीशन में हो ही नहीं। देखो मैं एक सिंपल पूछता हूं, देखो आप जो नोट्स बना रहे हो ना वो बेसिकली काम होता है क्लर्क का, और आप दे रहे हो यूपीएससी किस चीज के लिए? आप यूपीएससी दे रहे हो आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, आईआरएस के लिए। तो आपका बेसिक यहाँ पर्पस क्या है? यहाँ पर्पस आपका एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन और क्लर्क में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। आपने जो 10th 12th लेवल तक जो हैंड रिटन वर्क करते हो ना, या जो आपको लिखवाया जाता है, वो आपका क्लेरिकल जॉब के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपका जो समय है ना बर्बाद नहीं करना है ऐसी चीज पे, तो जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसका डुप्लीकेशन नहीं करना है। वो समय आपको यहाँ पे यूटिलाइज करना है, नहीं तो आपका 2-3 साल तो ऐसे निकल जाएगा। ना आपका प्री निकल रहा है, ना आपके मेंस के नोट्स बन रहे हैं, ना आपका मेंस का आंसर राइटिंग हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बेस्ट वे है कि आप नोट्स पे टाइम बर्बाद मत करो, शॉर्ट पॉइंट्स बनाओ, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करो, प्री के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो चीजें याद नहीं रहती उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ, जहां गलत हो सकता है उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्यूरेसी।